नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण आईएएस में। तो आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी, प्योर बायोलॉजी जिसके अंतर्गत सेल और टिश्यू यानी कोशिका और ऊतक को एक ही वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे ताकि और कहीं दूसरी वीडियो का इंतज़ार ना करना पड़े, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपना दायित्व जो सब्सक्राइब और शेयर कर दें। जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी तक के हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बायोलॉजी जो कि बॉटनी पढ़ लिया है, बॉटनी और इसके बाद और पढ़े हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, 2 पार्ट न्यूट्रिएंट्स का, 1 पार्ट बॉटनी का, चौथा वीडियो ये है कोशिका और ऊतक का। तो कोशिका के अंतर्गत हम पढ़ेंगे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, कोशिका झिल्ली या भित्ति, फिर क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी। इसके बाद आइए शुरुआत करते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका सिद्धांत, जैकब बर्जीलियस, स्लाइडेन और थियोडर स्वान, इन्होंने मिलकर, ये वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था 1830 में, जिसके अंतर्गत कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, इन्होंने बताया था, और इसे ही क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवधारी 2 प्रकार के होते हैं। इन्हें एकल कोशिकीय और बहुल कोशिकीय के रूप में जाना जाता है। हमारे कोशिका में होने वाले जैव रासायनिक क्रियाएं हमें जीवित रखती हैं। जैव रासायनिक क्रिया ध्यान रखिएगा, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है? कोशिका सिद्धांत को रुडोल्फ विर्चो ने पूरा किया। कोशिका सिद्धांत को पूरा किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने। दिया किसने था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। प्रत्येक नई कोशिका का जन्म उसके पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, यानी उसके पहले कोशिका से उसका नई कोशिका का जन्म होता है। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। कब? 1664 में कोशिका की खोज की और उसने अपनी पुस्तक जो है माइकोग्राफिया में जिक्र किया था। रॉबर्ट हुक ने वृक्ष की छाल, कौन से वृक्ष? ओक की वृक्ष की छाल के द्वारा सेल के बारे में बताया था। और पहली बार हमें पादप कोशिका और मृत कोशिका के बारे में पता चला, इसके द्वारा? एंटोनी वन लीवन हॉक ने, क्योंकि इन्होंने जब जीवित कोशिका की खोज की थी। कब? 1674 ईस्वी में। जीवित कोशिका के बारे में बताया किससे लेकर? तालाब के जल का सूक्ष्म अवलोकन किया था, उन्हीं के माध्यम से पता चला कि ये जो जीवित भी कोशिकाएं होती हैं और कुछ मृत कोशिकाएं होती हैं। कोशिका के प्रकार और बनावट देखा जाए तो कोशिका के 2 प्रकार हैं, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। कोशिका जो यहाँ पे अंगक हैं वो देखिए, ये वैक्यूल्स हैं जिसे रिक्तिका कहा जाता है। ये जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका, और ये पादप कोशिका है। तो केंद्रक द्रव पाए जाते हैं, रिक्तिका पाई जाती हैं, फिर से केंद्रक होते हैं दोनों कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, झिल्ली पाई जाती हैं, और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये एक्स्ट्रा पाए जाते हैं और फिर एक ये। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर इसलिए हो जाता है क्योंकि वही जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, वही पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड यानी लवक भी नहीं पाया जाता है, और जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता है तो वही पादप कोशिकाओं में लवक पाया जाता है, ठीक है? यही बताया गया है कि दोनों में क्या-क्या है, जैसे कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, लाइसोसोम दोनों में पाया जाता है, नाभिक भी दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है जो कि जंतु कोशिका में नहीं, वह अनुपस्थित रहता है। अगर बात लवक की करें तो लवक भी पादप कोशिका में पाया जाता है, वही जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। पादप कोशिका जो है अपना संग्रहित भोजन, जो भोजन स्टोर करके रखता है वो स्टार्च और फैट के रूप में रखता है। वही जंतु कोशिकाएं जो हैं अपना भोजन जो है ग्लाइकोजन और फैट के साथ स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद देखा जाए तो फंगस जो है, मशरूम, जो फंगस होते हैं मशरूम में लवक नहीं होते हैं, प्लास्टिड अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है?
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल ऑर्गन्स। दोहरे झिल्ली वाले कोशिका कौन कौन होते हैं, अंगक कौन कौन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। ये इंपॉर्टेंट है कि दोहरे झिल्ली से युक्त कौन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और लवक। और बिना झिल्ली के कौन होते हैं, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। राइबोसोम और सेंट्रोसोम बिना झिल्ली वाले अंगक होते हैं, और दोहरे झिल्ली वाले अंगक माइटोकॉन्ड्रिया और लवक होते हैं। बात अगर एकहरी झिल्ली वाली की जाए अंगक के बारे में, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी इंग्लिश में कहा जाता है, लाइसोसोम और वैक्यूल्स यानी रिक्तिका, ये सभी में एकल झिल्ली पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति के बारे में देखा जाए तो यह केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है, जो कि हमने बताया है, इसीलिए यह डिफर करता है। यह निर्जीव होता है, निर्जीव होता है। फिर जीवों सजीवों के अंग में क्या करता है, तो ये बाहरी सुरक्षा करता है। ये हार्ड होता है, बाहरी सुरक्षा करता है। यह पूर्ण पारगम्य होता है, फ्रीली परमिएबल होता है। इसका मतलब बाहर से कोई भी प्रवेश कर सकता है और अंदर से बाहर भी जा सकता है, इसलिए ये पूर्ण पारगम्य होता है। जैसे पसीना बाहर आता है, पसीना का मतलब पौधों में गोंद, रेजिन जैसे होते हैं। रासायनिक संगठन की बात करें तो बड़े आकार का पेड़ जो है सेलुलोज से बना होता है। इस क्या क्या सेलुलोज से बना होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की बात की जा रही है कि बड़े पेड़ों में, बड़े आकार के पेड़ में जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से बना होता है। शैवाल में भी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है, और कवक में काइटिन से बना होता है। जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकोन ग्लाइकन यानी न्यूमेरिक अम्ल से बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कार्यप्रणाली। कोशिका भित्ति में चिपकाने का गुण होता है, कोशिका भित्ति में, ठीक है। और यह सभी पादप कोशिकाओं को आपस में चिपका लेती है, जिसे पेक्टिन, यानी दो कोशिका भित्ति आपस में जुड़ी रहती हैं। उस जुड़ जो किसी न किसी द्रव से जुड़ी होंगी, तो ये जो द्रव है उसका नाम पेक्टिन होता है। सीमेंटिंग एजेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल कहते हैं, यानी ये जो एक सेल हो गया और एक सेल हो गया, ये बाहरी सेल वॉल है। दोनों दोनों सेल के बाहरी पार्ट हैं जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये दोनों आपस में सटे रहते हैं। जिस सीमेंटिंग एजेंट से सटे रहते हैं उन सीमेंटिंग एजेंट को पेक्टिन कहा जाता है, ठीक है। यही बात कहा जा रहा है। पादप कोशिकाओं का समूह ज्यादा कठोर होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं का समूह उतना कठोर नहीं होता है। इसका एक रीजन ये भी है ताकि जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल उपस्थित नहीं रहता है, वही पादप कोशिकाओं में सेल वॉल उपस्थित रहता है, जिसके कारण से, चूंकि सेल वॉल मृत कोशिका है, निर्जीव है। कोशिका झिल्ली के बारे में बात किया जाए तो ये पादप कोशिका में सेकेंड लेयर और जंतु कोशिका में फर्स्ट लेयर, यानी जंतु कोशिका में ये बाहरी आवरण यही है। ये सजीव होते हैं, ये अर्ध पारगम्य होते हैं, यानी एक ओर से जाने देते हैं, एक दूसरे ओर से नहीं जाने देते हैं, ठीक है। रासायनिक संगठन की बात की जाए, किस किस चीज से बने होते हैं कोशिका झिल्ली, तो ये प्रोटीन और फैट, जो कि कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उससे मिलके बने होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में बहुत सूक्ष्म मात्रा का 1-2% कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली में 1-2% ही कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी प्रोटीन और फैट से मिलकर बना होता है। फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल जो है सिगार एंड निकोलसन ने 1872 में दिया था। नेक्स्ट है कार्यप्रणाली, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस और परमिएबिलिटी। डिफ्यूजन, जिसे हिंदी में विसरण कहा जाता है, यह वह प्रक्रिया है जब पदार्थ जो है आपस में मिल जाते हैं, इसे मिश्रण बनाते हैं मिलकर। ताप बढ़ाने पर विसरण और तेज होता है, यानी जैसे देखिए ये हाई कंसंट्रेशन है, ये लो कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर अधिक डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। अगर ताप बढ़ाया जाता है तो विसरण इधर से और इधर जाएंगे, यही कहा जा रहा है। विसरण में अणु जो है उच्च सांद्रता की तरफ यात्रा करते हैं। विसरण मेम्ब्रेन विसरण में झिल्ली की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और परासरण जो है ओस्मोसिस, जिसे इंग्लिश में ओस्मोसिस कहा जाता है, ये लो से ये भी हाई जाते हैं, ये भी लो से हाई जाते हैं, और ये भी सॉरी, दोनों उच्च सांद्रता की तरफ यात्रा करते हैं, लो से हाई, ठीक है। परासरण विधि में कणों का प्रभाव लो से हाई सांद्रता की ओर होता है, दोनों में होता है, विसरण हो या फिर परासरण हो। एक घटना है प्लाज्मोलिसिस की क्रिया, प्लाज्मोलिसिस।
प्लाज्मोलिसिस क्या होता है कि जब जीवित कोशिका को कुछ समय तक उच्च सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है, तो परासरण के कारण निम्न सांद्रता के अणु उच्च सांद्रता की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। इस तरह जीवित कोशिका की रसधानी में पानी की कमी हो जाती है और वह कोशिका मर जाती है। यही विधि को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अ, हमें लंबे समय तक सांद्र जल के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। जैसे हम जब भी स्नान करते हैं तो हमारा हाथ जो है, या फिर जब भी हम साबुन या फिर डिटर्जेंट के पाउडर में ज़्यादा देर तक हाथ डालते हैं तो हमारे जो हाथ की कोशिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। इसका तात्पर्य होता है कि उच्च सांद्रता की ओर जो निम्न सांद्रता के अणु जो थे हमारे कोशिका के अंदर जो जल थे वो बाहर निकल गए, तो इसके वजह से हमारे रसधानी में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। कोशिका के अंगक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो यह दोहरी झिल्ली की कोशिकांग है, जो कि बताए हैं कि दोहरी झिल्ली के कोशिकांग कौन कौन से हैं। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया है और एक प्लास्टिड है, ठीक है। बिना झिल्ली का कौन कौन है, तो सेंट्रोसोम है, तारकाई जिसे कहते हैं, और एक राइबोसोम है। हमारे शरीर का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। यह ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी, यहीं पे बात कर रहे हैं कि एटीपी का निर्माण करता है ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को। यानी जब हमारे अंदर जो ग्लूकोज है C6H12O6, तो मानव जब भोजन करता है इससे हमें प्राप्त होता है, इसके बाद हम श्वसन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर जाता है, सेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये दोनों ऑक्सीकृत होते हैं। कौन ऑक्सीकृत? ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीकृत होकर एटीपी का निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है जो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, और फिर CO2 ये पेड़ में मतलब कि पादप में होता है, और CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। CO2 नहीं, हाँ CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। इसके बाद ये ह्यूमन सेल है। इसी में सभी अंगक को दर्शाया गया है, जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म है ये वाला, फिर से न्यूक्लियस है, केंद्रक के बाहर केंद्रक द्रव है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, बहुत सारे इसमें अंगक हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के सभी आंतरिक भाग को मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें शामिल होते हैं कौन कौन? डीएनए, राइबोसोम और ऑक्सीसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की ऊपरी सतह चिकनी होती है, आंतरिक सतह मानव की उंगलियों की तरह होती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक सतह उंगलियों की तरह होती हैं जिसे क्रिस्टी कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होता है। ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होता है। ये स्वयं कुछ प्रोटीन बना लेती हैं अपने जिंदा रहने के लिए। जंतु में अर्ध स्वायत्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया तथा पादप में अर्ध स्वायत्त अंग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। क्यों अर्ध स्वायत्त इसे कहा गया है? क्योंकि जंतु में अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तत्पर रहती हैं। वहीं अगर पादप में बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों अपना भोजन स्वयं बना लेती है। मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में डीएनए, राइबोसोम और ऑक्सीसोम उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की डीएनए आनुवंशिक बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात की जाए, अभी हम सेल ही में हैं। सेल के बारे में बात की जा रही है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो सेल होते हैं उनके बारे में, ठीक है। मेल स्पर्म जो होते हैं, एक फीमेल में एग होते हैं, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग होते हैं, जिसे आर सेल यानी रिप्रोडक्टिव सेल कहा जाता है। तो जो जो स्पर्म होता है इसके आगे वाले पार्ट को हेड कहा जाता है। हेड में एक्रोसोम होता है जो कि ओव्यूल में भेदन भेदने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। और जो ये टेल होता है, पीछे वाला भाग जो है वो टेल है, वो इसके लिए मोटिलिटी को प्रेरित करता है, यानी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर सेंट्रियोल होता है, फिर नेक होता है, और फिर मिडिल पीस होता है जो कि ये भी चलने में मोटिलिटी में ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ह्यूमन एग की बात की जाए, ओवम की, तो इसमें एक न्यूक्लियस होता है, इसमें एक साइटोप्लाज्म होता है, कोरोना रेडियोटा होता है जो कि बाहरी भाग होता है, इसको बेधना पड़ता है स्पर्म के द्वारा, ठीक है। जोना पेलुसिडा होता है, इसके बाद फर्स्ट पोलर बॉडी होता है, फिर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं।
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसे केवल मेल न्यूक्लियस ही, मेल का न्यूक्लियस, जैसे यहाँ बात किया जाए तो ये मेल का जो न्यूक्लियस है, फर्टिलाइजेशन के दौरान केवल मेल का न्यूक्लियस ही ओवम के अंदर जा पाता है और इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि फीमेल माइटो डीएनए में क्या होता है कि यहाँ पे जीन है, सॉरी, एग है, एग के अंदर में फीमेल यहाँ पे सेंटर है, सेंटर यानी माइटोकॉन्ड्रिया है। जब ये स्पर्म यहाँ अंदर प्रवेश करता है तो स्पर्म का ये केंद्रक है, केवल और केवल यही प्रवेश करता है। इसके बाद मेल का जो केंद्रक होता है उसमें 23 क्रोमोसोम ये जाके फीमेल के जो केंद्रक हैं उसमें 23 क्रोमोसोम के साथ मिल जाते हैं और इसके बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। फीमेल फादर जो है यानी मेल का माइटोकॉन्ड्रिया निषेचन में भाग नहीं लेता है, जैसा कि हम बताएं कि केवल केंद्रक भाग लेता है, यहाँ से केवल केंद्रक गया है। तो ये जो निषेचन में माइटोकॉन्ड्रिया भाग नहीं लेता है और तो फिर शिशु के ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है मदर का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी मदर के माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो ऊर्जा प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें डोनर भी कहा जाता है। और जेनेटिक कैरेक्टर जो बात किया जाए तो प्रॉपर्टी पिता के 23 गुणसूत्र और माता के 23 गुणसूत्र दोनों मिलकर बनते हैं और माता जो है एमडीएनए प्रदान करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कौन देता है? बच्चे के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो माता के अंदर से। तो हमारे अंदर मौजूद सभी माइटोकॉन्ड्रिया माता से प्राप्त होते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा इनहेरिटेंस मैटेरियल प्रॉपर्टी कहा जाता है, यानी माता से हमें कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड ऑल्टमैन ने की थी और नामकरण कार्ल बेल्डर ने किया था। ठीक है, रासायनिक संगठन की बात किया जाए किसके? माइटोकॉन्ड्रिया की, तो प्रोटीन 60 से 65% होता है और फास्फोलिपिड जो है 25 से 30%, आरएनए और डीएनए 5 से 10% और मिनरल जो है लवण जो है 1 से 2%। लवक की बात की जाए प्लास्टिड जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं, तो ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। फिर एक बार बता दें, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन है? प्लास्टिड है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि अभी हमने पढ़ा है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से भी याद किया जा सकता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों ही अर्ध स्वायत्त अंग हैं। प्लास्टिड कहने का मतलब क्लोरोप्लास्ट इसमें शामिल हो जाता है, तो ये दोनों अर्ध स्वायत्त अंग हैं, इसलिए ये कोशिका भित्ति से भी घिरे रहते हैं और कोशिका झिल्ली से, इसलिए ये स्वायत्त दोहरी झिल्ली वाले हैं। लवक भोजन निर्माण और भंडारण के लिए जिम्मेदार होता है। ये भी भोजन निर्माण करता है और भंडारण भी करता है। ध्यान रखिएगा, भंडारण को आप छोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, भंडारण भी करता है। केवल पादप कोशिका में ये पाए जाते हैं। लवक का नाम खोज किया था अर्नेस्ट हेकेल ने और नामकरण एएफ विलियम सिम्पर ने। लवक की बात की जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जिसे रंग के लिए जिम्मेदार है, मुख्यतः हरे रंग के लिए। क्लोरोप्लास्ट, सॉरी, रंग के लिए जिम्मेदार है और क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट विभिन्न प्रकार के रंग के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो इसके पास स्वयं का डीएनए और राइबोसोम तथा आरएनए पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास स्वयं का डीएनए भी है, राइबोसोम भी है और आरएनए भी पाया जाता है। पादप कोशिका में 2 अर्ध स्वायत्त अंग होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में 1 होते हैं। जंतु कोशिका में कौन 1 होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें 2 कौन हो जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ठीक है, हरित लवक हरे रंग के होते हैं और प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं। ग्रेन के एक सिंक को थाइलोक्वाद कहते हैं। और इसके बाद देखा जाए तो पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। लवक में हरित लवक में ये छोटी-छोटी इकाई हैं, अगर अंदर तक तोड़ा जाए तो ग्रेनम होता है, फिर थाइलोक्वाइड होता है, फिर माइक्रोडॉट होता है, फिर डंटासोम होता है, इसके बाद अंदर में सबसे अंदर में क्लोरोफिल होता है। तो ये पूछा जा चुका है कई एग्जाम में कि क्लोरोफिल की सबसे छोटी इकाई है वो किसका इकाई है? तो डेंटासोम किसका इकाई है? तो माइक्रोडॉट्स का। और वो किसका इकाई है? तो थाइलोक्वाइड का। हरित लवक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्वांटासोम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है।
हरित लवक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्वांटासोम कहते हैं। एक क्वांटासोम बराबर 250 क्लोरोफिल होता है। यहाँ पे एक क्वांटासोम बराबर 250 क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। इसके बाद क्रोमोप्लास्ट की बात की जाए तो ये नारंगी एवं लाल रंग के होते हैं तथा फूल, फल, पत्ती, जड़ को विशेष रंग प्रदान करते हैं। कौन? क्रोमोप्लास्ट। विभिन्न रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। वर्णी लवक विभिन्न प्रकार के कीटों को आकर्षित करते हैं जिससे परागण हो सके। वर्णी लवक भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जेंथोफिल है, जेंथोफिल पीला रंग के लिए जिम्मेदार है। कैरोटीन जो है नारंगी रंग के लिए, जैसे गाजर। इसके बाद एंथोसाइनिन जो है पर्पल और नीला रंग के लिए, और लाइकोपिन लाल रंग के लिए। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट की बात की जाए तो यह सफेद और रंगहीन होते हैं। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट सामान्यतः पेड़ पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं तथा पौधों के ऊपरी भागों में सूर्य से सुरक्षित रहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट वसा, स्टार्च एवं प्रोटीन का भंडारण करते हैं। ध्यान रखिएगा, वसा का और स्टार्च का और प्रोटीन का भंडारण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट बहुत प्रकार के होते हैं जिसमें से हम कुछ को जानेंगे। एमाइलोप्लास्ट, जो एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का भंडारण करता है, आलू और चावल। प्रोटीनोप्लास्ट, यह प्रोटीन का भंडारण करता है, जैसे सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट फैट का भंडारण करता है। तो कौन कौन हुआ? एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का, इलियोप्लास्ट फैट का भंडारण। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में बदला जा सकता है और क्रोमोप्लास्ट से भी क्लोरोप्लास्ट में बदला जा सकता है। वही अगर बात करें क्रोमोप्लास्ट से ल्यूकोप्लास्ट में भी बदला जा सकता है। तो ये तीनों एक त्रिकोणीय यानी त्रिभुज के शिखर पे शामिल हो सकते हैं। जैसे इम्ब्रियो टमाटर जो, हाँ, इम्ब्रियो टमाटर होता है वो लगभग दूसरे रंग का होता है। इसके बाद ग्रीन टोमेटो हो जाता है, जैसे कि हरे रंग का। इसके बाद रेड टोमेटो यानी लाल रंग का हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार के एक ही फल में के विभिन्न अवस्था होते हैं जो कि इन्हीं को दर्शाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। आलू जो है धूप के प्रभाव से हरा हो जाता है और इसमें सोलानिन नामक एक विषैला तत्व भर जाता है जिसके कारण बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, कैप्साइथिनिन जो होता है वो लाल मिर्च में पाया जाता है। अब बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसमें ये एक हरी झिल्ली वाले होते हैं। ये फिगर रहा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, एक हरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, केंद्रक को चारों तरफ से घेरे हुए है, जिसमें केंद्रक को सपोर्ट करता है। ठीक है, फैट और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक होता है। प्रोटीन और वसा के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। मानव शरीर में पानी की आवश्यकता कितनी है? डेली 2.5 से 3 लीटर पर डे। पानी आखिर हम इनहेल करते हैं तो निकालते कैसे हैं? यूरिन के रूप में, एक लगभग 2 लीटर यानी 1.8 लीटर, और वाष्प के रूप में 200 से 300 ml, मल के रूप में ये 100 ml और पसीना के रूप में 200 से 300 ml। ठीक है, अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की जाए तो एक रफ इंडोप्लाज्मिक होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक होता है। राइबोसोम उपलब्ध होता है रफ में, तो जब राइबोसोम उपलब्ध होगा तो ये प्रोटीन का निर्माण करेगा, और जहाँ पे राइबोसोम उपलब्ध नहीं होता है वहाँ पर फैट और लिपिड का निर्माण करता है, यानी स्मूथ जो है ये फैट और लिपिड का निर्माण करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिका झिल्ली के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से फैट और लिपिड का निर्माण करता है। SER निर्विष्कारक की तरह कार्य करता है। SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निर्विष्कारक के रूप में कार्य करता है तथा शरीर में प्रवेश हुए विष को सोख लेता है, एब्जॉर्ब करता है। लीवर कोशिका में SER ज़्यादा सक्रिय होते हैं, इसलिए लीवर में सबसे ज़्यादा विष पाए जाते हैं। जो भी हम इनहेल करते हैं वो लीवर में स्टोर रहता है। कीथ रॉबर्ट पोर्टर ने ER की खोज की थी। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी का है एकल झिल्ली वाला कोशिकांग ये भी है, और गोल्जी बॉडी जो है थैलीनुमा संरचना वाला कोशिकांग है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना प्रोटीन की पैकिंग करता है, यानी जो प्रोटीन निर्माण करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन अगर निर्माण करता है तो इसको पैकिंग कौन करता है? इसको पैकिंग करता है गोल्जी बॉडी। ये प्रोटीन में आवश्यक बदलाव कर सकता है और इसलिए इसे ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जा सकता है। ये प्रोटीन को कैसे कंट्रोल करके रखता है, इसलिए इसे ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। कोशिका विभाजन के दौरान यह सेल प्लेट बनाता है
स्पर्म का सेल गोल्जी बॉडी से बनता है, जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। एक्रोसोम, एक्रोसोम। और जो शरीर जिससे निर्माण होता है वो ऑलोसोम होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इटली के न्यूरो साइंटिस्ट जो है कैमियो गाल्जी ने गोल्जिकाय के बारे में बताया। पादपों में गोल्जिकाय बहुत छोटे होते हैं। पादप में, प्लांट में गोल्जिकाय बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। इसे पादप का गोल्जिकाय का इकाई कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे के द्वारा। ठीक है। एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। अब एकल झिल्ली वाला कोशिकांग कौन कौन सा है? बहुत सारा बताए थे। ठीक है। उसी में लाइसोसोम है। तो एक इसका निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है, कभी कभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी हो जाता है। लाइसोसोम एक स्फेरिकल रेसिकल होता है जो एक अत्यंत शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है और जो कोशिका को विनाश करने के लिए वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत ही मदद करता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मदद से ही जैव अपशिष्ट का पाचन कर लेता है। यही कारण है कि इसे कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कभी-कभी लाइसोसोम जो है अनियंत्रित होकर फट जाता है। इसके कारण कोशिका के सभी कोशिकांग समाप्त हो जाते हैं, अतः आत्महत्या की थैली कहलाती है। एपोप्टोसिस एक प्रोसेस है जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया से प्रेरणा लेती है लाइसोसोम और अनियंत्रित हो जाता है, और यही प्रक्रिया एपोप्टोसिस कहलाती है। नियंत्रित एपोप्टोसिस जो है भ्रूणीय विकास के दौरान होता है। कैंसर, एचआईवी आदि की स्थिति में अनियंत्रित जो होता है एपोप्टोसिस की प्रक्रिया ही होती है। अनियंत्रित सेल की वृद्धि हो जाना ये एपोप्टोसिस कहलाती है। पादप कोशिका में लाइसोसोम है या नहीं यह विवादित है। ध्यान रखिएगा कि पादप कोशिका में लाइसोसोम है या नहीं ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होता है, यह बीमारियों का समूह है, यानी 70 प्लस बीमारी है इसमें। यह एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें जीव का म्यूटेलिज्म जो हेल्पफुल एंजाइम है वो नहीं बनता है। ठीक है। नेक्रोसिस एक बाह्य प्रभाव है बॉडी इन्फेक्शन का, जिसमें कोशिकाएं समूह में समाप्त हो जाती हैं। यानी बॉडी इन्फेक्शन होकर कोशिकाएं एक समूह में समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है। अच्छा, झिल्ली रहित कौन कौन कोशिकांग है? राइबोसोम प्लस सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। इसके बाद जॉर्ज पैलेडे ने राइबोसोम की खोज की, इसलिए पैलेट पार्टिकल इसे कहा जाता है। सीडी ड्यूर एंड जॉर्ज पैलेडे को संयुक्त रूप से राइबोसोम की खोज के लिए 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और भारतीय मूल के वैज्ञानिक आर वेंकटरमन रामकृष्णन ने राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली पर खोज की और 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इनको भी मिला। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम 4 जगह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, हरित लवक में भी पाए जाते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाते हैं और केंद्रक में भी पाए जाते हैं। जिस कारण इसे कोशिकांगों का कोशिकांग, यानी सभी कोशिका के बहुत सारे कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें कोशिकांगों का कोशिकांग कहा जाता है। राइबोसोम का ओरिजिन जो है वो न्यूक्लियस से होता है। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से मिलकर राइबोसोम बनता है। अब देखिए यहाँ पे एक समराइज कर दिया गया है कि द्विझिल्ली जो है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है, और झिल्ली रहित राइबोसोम और सेंट्रोसोम है, और एक झिल्ली रिक्तिका है, जिसे वैक्यूल कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है और लाइसोसोम है। राइबोसोम के प्रकार के बारे में देखा जाए तो एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और 80S राइबोसोम जो है कैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि, और ब्लड बीजीए में जो है, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट, इसके बाद बैक्टीरियो। जो ये बीजीए है ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, नील हरित शैवाल, उसमें पाया जाता है। ठीक है। 70S माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, फिर बैक्टीरिया में। 80S बात किया जाए तो बिग प्लांट एंड ट्री में पाया जाता है और फिर ऑल प्लांट में पाया जाता है, यानी सभी जीव जंतुओं में 80S पाया जाता है। इसके बाद टी स्वेडबर्ग ने राइबोसोम के प्रकार के बारे में बताया। एस क्या है इसमें? एस से सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है,
जो कि 70s का निर्माण जो होता है 50s प्लस 30s, यानी अगर ऐड कीजिएगा तो 80 होता है, लेकिन नहीं, इसे 70s कहा जाता है और 80s जो है 60 प्लस 40 मिला के 80s बनता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेंट्रोसोम की बात की जाए तो ये भी झिल्ली रहित होता है। सेंट्रो कौन कौन झिल्ली रहित होता है? सेंट्रोसोम और राइबोसोम, ध्यान रखिएगा। झिल्ली रहित होता है, कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम सहायता करता है। विभाजन से पहले सेंट्रोसोम 2 हो जाते हैं और विभाजन शुरू होने के बाद यह कोशिका किनारे की तरफ मुड़ जाते हैं और स्प्लिंडर फाइबर बनाते हैं। 9 प्लस ओ जो स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम का होता है, जिसमें 9 ट्यूब लाइन प्रोटीन होता है। 9 ट्यूब लाइन प्रोटीन होता है, जिसकी खोजकर्ता कौन है? किसका खोजकर्ता? सेंट्रोसोम का। तो ये बोवेरी है। ठीक है। केंद्रक बात किया जाए तो केंद्रक कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है। इससे कोशिका नियंत्रणकर्ता कहा जाता है। यही मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि यह पक्षीय विभाजन, प्रोटीन निर्माण, कोशिका वृद्धि, विकास, अनुवांशिक पदार्थ को संग्रहित सभी यही करता है। नेक्स्ट बात करें तो केंद्रक जो है जंतु कोशिका के बीच में मौजूद है, वही पादप कोशिका में किनारे पर मौजूद होता है। जो केंद्रक होता है जंतु कोशिका के, ये जो जंतु कोशिका है इसके बीच में केंद्रक होता है, तो वही पादप कोशिका के किनारों पर होता है। केंद्रक में क्रोमैटिन धागे होते हैं जहां आनुवांशिक पदार्थ संग्रहित होता है। सामान्यतः केंद्रक जो है गोल आकार में होता है, सामान्यतः केंद्रक गोल आकार में होता है, ये वाला, और गाढ़े रंग में होता है और गाढ़ा द्रव युक्त जो कोशिका द्रव होता है। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस का रासायनिक संगठन जो है, यानी केंद्रक का रासायनिक संगठन, प्रोटीन 70% और डीएनए और आरएनए मिलाकर 30% और अन्य पदार्थों से मिलाकर न्यूक्लियस बनता है। केंद्रक में मौजूद अगर बात की जाए तो एक केंद्रक झिल्ली होती है, एक केंद्रिका होती है और एक क्रोमैटिन धागे होते हैं। तो केंद्रक झिल्ली की बात की जाए तो दोहरी झिल्ली के साथ केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं। यह प्रोटीन प्लस फैट यानी लिपोप्रोटीन से बना होता है। कौन? केंद्रक झिल्ली। इसका पोर साइज होता है 10 से 50 एनएम होता है। इसके बाद छिद्र जो है कोशिका द्रव और केंद्रक के मध्य संबंध स्थापित करता है। कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच में मध्य संबंध स्थापित करता है। केंद्रिका जो है यह केंद्रक के मध्य में स्थित होता है। जैसे ये केंद्रक हो गया, ये वाला केंद्रक, तो ये केंद्रिका होते हैं। यह राइबोसोम के निर्माण का, तो सोचिए कि ये केंद्रक के अंदर जहां मध्य होता है, इसमें राइबोसोम के निर्माण का स्थल है, केंद्रिका में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम का निर्माण कोशिका द्रव एवं यूकैरियोटिक में केंद्रक द्रव और केंद्रक में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रिका का रासायनिक संगठन। किस केंद्रिका का? इस जो अंदर में है इसका रासायनिक संगठन। तो प्रोटीन है, डीएनए है और आरएनए है। केंद्रिका की खोज फोंटाना और व्याख्या जो है बाउमन द्वारा दिया गया है। क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन धागे जो कि कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण सहायता करता है। ये धागे नुमा संरचना वाले होते हैं जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर कौन बने होते हैं? क्रोमैटिन धागे। ठीक है, ये क्रोमैटिन धागा हुआ, ये हिस्टोन प्रोटीन हुआ, ये क्रोमोसोम हुआ। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो जब डीएनए अणु को हिस्टोन प्रोटीन से लपेटा जाता है, किसको? डीएनए अणु को हिस्टोन प्रोटीन से लपेटा जाता है, तो इसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम, जब डीएनए अणु को, ये डीएनए है, इसको अगर लपेट दिया गया हिस्टोन प्रोटीन से, तो इसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम आगे चलकर गुणसूत्र में बदलते हैं और यही आगे चल के इस प्रकार गुणसूत्र में बदल जाते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ की मुख्य कार्य जो है वो डीएनए अणुओं को सुरक्षित करना। ये डीएनए अणु को सुरक्षित करना तथा डीएनए रेप्लिकेशन को नियंत्रित करना, यानी रेप्लिकेशन का मतलब दोहरी प्रतिकृति होता है, यानी एक डीएनए से दूसरे डीएनए बनाना, नियंत्रित करना होता है। साथ ही साथ यह कोशिका का चक्र सक्रिय में मदद करते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान भी क्रोमैटिन पदार्थ भी पूरी तरह गुणसूत्र या क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमैटिन पदार्थ भी, जो क्रोमैटिन ये पदार्थ हैं, ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम में पूरी तरह से अब गुणसूत्र ही बन जाता है। केंद्र की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है। क्रोमोसोम की बात करें तो ये डीएनए का पैकेज होता है और इसे अनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। डीएनए का पैकेज होता है क्रोमोसोम और अनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
और गुणसूत्र मुख्य तौर पर पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। तथा अलग-अलग प्रजाति में इनकी अलग-अलग संख्या होता है और गुणसूत्र हमारे माता-पिता से प्राप्त होते हैं। स्ट्रक्चर जो है पेलिकल की आउटर लेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होता है, ये आउटर लेयर जो है वो पेलिकल होता है। मिक्सचर ऑफ डीएनए और आरएनए की मैट्रिक्स कहलाती है। क्रोमैटिड जो है कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र 2 बराबर भागों में एक धागा का निर्माण होता है जिसे टू सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। सेंट्रोमर, जहाँ पर दोनों क्रोमैटिड आपस में मिलते हैं, यहाँ पर दोनों मिलते हैं उसे सेंट्रोमर कहते हैं। टेलोमर, जहाँ क्रोमोसोम के शीर्ष बिंदु टेलोमर कहलाते हैं, ठीक है। टेलोमर बचा या शेष जीवन बताता है कि कितना जीवन शेष बचा है। टेलोमर जो है क्रोमोसोम की सक्रियता को बनाए रखता है तथा गुणसूत्र को खराब होने से बचाता है। कौन? टेलोमर। पी एंड क्यू भुजा, क्यूब में जो पी भुजा होती है लंबाई में छोटी होती है और क्यू भुजा लंबी होती है। टाइप ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो ये सभी हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, एक्रोसेंट्रिक है, टेलोसेंट्रिक है, इत्यादि सभी क्रोमोसोम हैं। इसके बाद ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें तो 22 पेयर ऑटोसोम होती हैं, जो कि जिससे कि हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनता है, शरीर का निर्माण होता है। इसके बाद 23वां जोड़ा होता है जो 6 क्रोमोसोम होता है, जो कि हमारे लिंग निर्धारण में सहायक होता है, ठीक है। तो 22 प्लस अगर एक्स वाई होते हैं तो मेल बेबी बनता है और अगर 22 प्लस एक्स एक्स होते हैं तो फीमेल बेबी का निर्माण होता है। तो लड़का और लड़की के लिए जिम्मेदार जो है वो पिता होते हैं, न कि माता, ठीक है। तो सबसे बड़ा जीनोम होता है, इसके बाद क्रोमोसोम होता है, इसके बाद जीन होता है, इसके बाद न्यूक्लियोटाइड, यानी सबसे छोटा इकाई न्यूक्लियोटाइड, ये प्रोटीन भी है। और इससे बड़ा जीन यानी आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है, ध्यान रखिएगा। विभिन्न प्रजातियों में गुणसूत्र की संख्या है, इसे स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लें। गेहूं में 42 है, चावल में 24 है, इत्यादि सभी हैं। इसे स्क्रीनशॉट लेकर और याद कर लें। सबसे कम गुणसूत्र जो है एस्केरिस मेगलोसेफलिस, जो कि घोड़े की आंत में है, 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक गुणसूत्र ओलाकैंथा जो प्रोटोजोआ है उसमें पाए जाते हैं 800 जोड़ी, ठीक है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है। डीएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है जो कि जीन से मिलकर बना होता है, जो कि अभी हम यहाँ पर दिखाए जीन, ये वाले जीन से डीएनए मिलकर बना होता है, यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। जीन की आनुवंशिकता इकाई है, आनुवंशिकता की इकाई कौन है? जीन है। डीएनए 2 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी बहुलक रचना है जो कि रस्सी नुमा दिखाई देती है और इस प्रकार डीएनए के पास डबल हेलिक्स संरचना होती है, ठीक है। इस प्रकार होता है तो ये जैसे इस प्रकार, तो ये डबल हेलिक्स कहा जाता है, एक इधर से और एक इधर से, तो इसे डीएनए कहा जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक बहुलक है जो कि न्यूक्लियोटाइड का है। न्यूक्लियोटाइड जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तथा न्यूक्लियोटाइड एक कार्बनिक यौगिक है जो नाइट्रोजन बेस से बना होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो बेस होता है और एक शुगर होता है। बेस के अंतर्गत प्यूरिन और पाइरेडमिन होता है। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और गुआनिन होता है और रेडमिन के अंतर्गत साइटोसिन साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है और यूरेसिल होता है। तो देखिए डीएनए का निर्माण कैसे होता है। डीएनए का निर्माण प्यूरेडमीन से एक ले लिया जाता है एडेनिन, तो इसके अंदर थाइमिन लिया जाता है, डबल बॉन्ड से थाइमिन। इसके बाद यहाँ से लिया जाता है गुआनिन जी से और इस ट्रिपल होता है। इसके बाद यहाँ पे साइटोसिन होता है, यहाँ पर थाइमिन होता है। तो ये सभी यहाँ से लिया जाता है। इसके बाद एक शुगर लिया जाता है। शुगर 2 प्रकार के हैं, एक राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज। तो यहाँ से डीऑक्सी लिया जाता है। डीऑक्सी राइबोज और ये न्यूक्लिक अम्ल है, यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल है। तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड मिलके यहाँ पे ये बन जाता है। अगर वहीं पे यहाँ से अगर राइबोज लिया जाता है तो राइबोज लिया जाए, फिर यहाँ से एडेनिन लिया जाए और यहाँ पर यूरेसिल लिया जाता है। यहाँ पे गुआनिन, यहाँ पे
थाइमिन लिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे राइबोसोम का बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे कमजोर बॉन्ड इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और जीन के ग्रुप को जीनोम कहा जाता है। इस दोनों के बीच के दूरी को 0.3 nm दर्शाया जाता है, और इसमें 10 होता है तो 10 से गुणा करने के बाद 3.4, यानी एक ये दोनों के बीच में 0.34 nm का दूरी होता है। तो एक यहाँ पे एक फेरों में 10 होते हैं, तो 10 के बीच में 3.4 nm होता है। एटीजीसी जो है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये जो है डीएनए का है। हम जानते हैं कि जीनों से मिलकर डीएनए बना है। जीनों का समूह जीनोम कहलाता है। जीनोमिक्स जो है जीनों का अध्ययन कहलाता है। हरगोविंद खुराना जो है भारतीय अमेरिकी ने जीनों का अध्ययन किया और जेनेटिक कोड बताया। 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और डीएनए मुख्य तौर पर हमारे केंद्रक में होते हैं तथा इनकी कुछ मात्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। डिस्कवरी ऑफ डीएनए बात किया जाए तो फ्रेडरिक मीसर शुरुआती थे और वास्तविक खोजकर्ता ये थे रोजलिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। वाटसन और क्रिक डबल हेलिक्स संरचना के बारे में बताएं। टाइप ऑफ डीएनए बात की जाए तो बेसिक और कॉमन डीएनए जो कि 20 एंगस्ट्रॉम का व्यास होता है, और एक जिगजैग डीएनए जो कि व्यास जो है 18 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। इसके बाद आरएनए की बात की जाए तो खोजकर्ता इसके फ्रेडरिक मीसर हैं, और संरचना जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। आरएनए एक जटिल संरचना वाला यौगिक जो कि अधिक मॉलिक्यूलर वाला है, ठीक है, भार वाला, मॉलिक्यूलर भार वाला। प्रोटीन का जैव निर्माण करना। आरएनए डीएनए की तरह अनुवांशिक निर्धारण नहीं करते, परंतु कुछ वायरस में यह अनुवांशिकता की तरह दिखते हैं। आरएनए एकल संरचना होता है, जैसे ऐसे होता है आरएनए। ये वाला पोर्शन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आरएनए में 4 प्रकार के क्षार होते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। अब राइबो ये इसमें डीएनए के 3 प्रकार, आरएनए के 3 प्रकार हैं। कौन-कौन? राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए इसे कहा जाता है, इसे टीआरएनए, इसे एमआरएनए कहा जाता है। इसमें 80% होता है सबसे ज़्यादा किसी भी कोशिका में राइबोसोमल आरएनए। सर्वाधिक मात्रा का आरएनए यही होता है, और प्रोटीन निर्माण में ये सहायता करता है, और राइबोसोम के पास के साथ पाया जाता है ये राइबोसोमल आरएनए। ट्रांसफर इस स्मॉलेस्ट आरएनए है, और ये जल में घुलनशील है। इसमें एंटीकोडोन पाए जाते हैं। यह अमीनो अम्ल तक राइबोसोम का ट्रांसफर करता है। और ये जो मैसेंजर आरएनए है यह डीएनए से निर्मित होता है, और यह डीएनए की सूचना को राइबोसोम तक स्थानांतरित करता है। सबसे कम जीवन काल मैसेंजर आरएनए का होता है, ठीक है, डीएनए से आरएनए तक। नेक्स्ट है रिवर्स बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स होता है, ठीक है। जहाँ आरटीपीसीआर होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमराज चेन रिएक्शन, जिसका फुल फॉर्म आरटीपीसीआर का होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जहाँ आरएनए को डीएनए में बदल दिया जाता है, इसके बाद डीएनए से आनुवंशिकता की पता लगाई जाती है थी, ठीक है। आरटीपीसीआर का खोज जो है कैरी मोलिस द्वारा किया गया था। और इसके बाद ट्रांसलेशन जो है राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण करना एमआरएनए के थ्रू, राइबोसोम से डीएनए का निर्माण करना बायोलॉजी ट्रांसलेशन कहलाता है एमआरएनए के थ्रू। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का जैव निर्माण, जिससे एमआरएनए मुख्य मदद करता है। यहाँ राइबोसोम के प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन निर्माण करना बॉडी ट्रांसलेशन कहलाती है। और ठीक है, कोशिका विभाजन ये रेप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन होता है जिसमें डीएनए से डीएनए बनाया जाता है और आरएनए से आरएनए बनाया जाता है, तो ये बायोलॉजी रेप्लिकेशन कहलाया जाता है। रेप्लिकेशन मतलब प्रतिकृति होता है, ठीक है। इसके बाद कोशिका विभाजन से ठीक पहले कोशिका में डीएनए ज़्यादा हो जाते हैं कोशिका विभाजन से। इसके बाद टाइप ऑफ सेल जो है प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। न्यूक्लियोड होता है जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोड, ठीक है। यह कोशिका का केंद्रीय पदार्थ है जो डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ रखता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण में सहायक है, 70S प्रकार में करता है, ठीक है। कौन? प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रोटीन निर्माण करता है। सेल वॉल जो है कोशिका को विशेष संरचना प्रदान करता है और बाह्य रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। सेल मेम्ब्रेन वही है, फैट प्रोटीन और फैट से बनाए रहता है। ये सभी हम प्रोकैरियोटिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से डिफिनीशन भी दिया गया है, डिफाइन किया गया है और दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया है। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलगी, माइकोप्लाज्मा और
ये सभी होते हैं जिसमें केंद्रक नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं। डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड और वृत्ताकार होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन गायब होता है, 70S राइबोसोम होता है, यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है? एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है? ये यूकैरियोट जो है, ये प्लांट है, एनिमल है, बिग प्लांट है, ठीक है? प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक इत्यादि भी इसमें शामिल हैं। केंद्रक उपस्थित होता है, डीएनए इसमें लीनियर शेप होता है, ठीक है? स्टैंडर्ड भी होता है और लीनियर शेप होता है। हिस्टोन प्रोटीन होता है, एटीएस राइबोसोम होता है और मल्टीसेलुलर यानी अनेक कोशिकांग होते हैं। सेल ये समानता क्या है कि डीएनए, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और स्तनधारी में सभी अंग सोमैटिक सेल से बने होते हैं। ये सभी समानता है। सोमैटिक सेल जो है ये हार्ट है, स्किन है, मसल्स है, ब्लड है इत्यादि को सोमैटिक सेल कहा जाता है। इसी से हम क्लोन बनाते हैं, ठीक है? इन्हीं सभी सेल को यूज करके बायोबैंक की स्थिति में सोमैटिक सेल का उपयोग होता है। रिप्रोडक्टिव सेल जो बात कर लिए हैं हम लोग, कोशिका विभाजन देखें तो एक होता है समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। इसमें 2n और 2n, समसूत्री में 2 प्रकार का विभाजन होता है, लेकिन अर्धसूत्री में 4 होता है, n n n n यानी 4, ठीक है? 4 डॉटर सेल में विभाजित होता है। समसूत्री विभाजन में एकमात्र मातृ कोशिका 2 पुत्री कोशिका यानी 2 डॉटर सेल में विभाजित होती है तथा मातृ और पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। समसूत्री विभाजन एक प्रक्रिया एक ही चरण में पूरा हो जाती है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो है सोमैटिक कोशिका में होती है। एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ती है तथा पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो संख्या होती है पुत्री में, वो मातृ कोशिका की आधी होती है। ये किसमें होती है? अर्धसूत्री में, ठीक है? अर्धसूत्री प्रक्रिया 2 चरण में पूरा होती है। यह केवल जनन कोशिका में होती है, यानी जनन कोशिका में कौन-सी होता है? तो ये अर्धसूत्री होता है। उदाहरण शुक्राणु और अंडाणु में तापमान कम होने पर कोशिका विभाजन ज़्यादा होता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का प्रोसेस है, विभाजन से पूर्व की अवस्था। इस अवस्था में अ, कोशिका का आकार बड़ा होता है और केंद्रक स्पष्ट दिखता है, ठीक है? और गुणसूत्र केंद्रक से स्पष्ट दिखते हैं, यही डीएनए का रेप्लिकेशन यानी 2 डीएनए बन जाता है, ठीक है? और ऐसे 2 बटेगा, ठीक है? यहाँ पर अनेक चरण होगी। जैसे इंटरफ़ेज़ है, इंटरफ़ेज़ में काइरोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। इसमें क्या होता है इंटरफ़ेज़ में? काइरोकाइनेसिस में केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया होती है, यानी केंद्रक 2 भागों में ऐसे टूटने लगता है यहाँ से केंद्रक, ठीक है? और साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव विभाजन हो जाता है और साइटोकाइनेसिस में ऐसे कोशिका द्रव विभाजन हो जाता है। तो काइरोकाइनेसिस 4 फ़ेज़ वाला होता है, प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़, टेलोफ़ेज़। तो हम कोशिका विभाजन यहाँ वाला केंद्रक विभाजन के बाद 4 फ़ेज़ पढ़ेंगे और ये कोशिका द्रव केवल 1 फ़ेज़ में होता है, तो कोशिका द्रव इधर चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है। तो प्रोफ़ेज़ की बात करें तो यह विभाजन की प्रथम और वास्तविक अवस्था है। यहाँ 80% समय लगता है, यानी सबसे ज़्यादा समय प्रोफ़ेज़ में लगता है। इसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखते हैं और बीच में आ जाते हैं। क्रोमैटिन धागे यहीं क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। ये जो यहाँ बीच में क्रोमैटिन धागे होते हैं, एक ब काटने के लिए, ये बीच में आ जाते हैं, ठीक है? मेटाफ़ेज़ जो होता है, क्रोमोसोम और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और सेंट्रोसोम कोशिका के किनारों पर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे हैं, अब ये सेंट्रोसोम 2 भागों में बँट गए और इधर चले गए और स्प्लिंडर फाइबर निकलता है तथा सेंट्रोमर पर चिपक जाता है, इस प्रकार। एनाफ़ेज़ जो है, इसमें फाइबर जो सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं और इसमें क्या होता है कि ये 2 फाइबर बन जाते हैं जो कि सिकुड़ने लगते हैं, ठीक है? और 2 बराबर भागों में टूट जाते हैं। इसी अवधि में सिस्टर क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है? टेलोफ़ेज़ में यह पुनर्निर्माण की अवस्था है, सिस्टर क्रोमोसोम पूरे न्यूक्लियर में बदल जाते हैं और दोनों अलग-अलग 2 केंद्रक दिखाई देते हैं एक कोशिका में। सेंटोकाइनेसिस में जो है गोल्गी बॉडी एक सेल प्लेट की रचना करती है। इसके बाद कोशिका 2 भागों में बँट जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। एक मातृ कोशिका की 2 पुत्री कोशिका में विभाजन हो जाती है। कैंसर जो है वास्तव में कोशिका के अनियंत्रित वृद्धि और विभाजन की अवस्था है, यानी एक ही कोशिका बहुत बार विभाजन होने लगती है और बहुत सारे कोशिका का निर्माण करने लगती है। इसे नियोप्लाज़्म कहते हैं। जब हमारी कोशिका कोई बाह्य प्रभाव जैसे संक्रमण या उत्परिवर्तन आदि पड़ता है, तो कोशिका जो है मौजूद जो प्रोटो ओंका जीन जो होता है, वो सक्रिय ओंका जीन में बदल जाते हैं, जो कैंसर का कारण बनते हैं, ठीक है?
कैंसर केवल बीमारी नहीं है बल्कि बीमारियों का एक समूह है। कैंसर के प्रकार की बात के बारे में बात किया जाए तो कार्सिनोमा कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? 80% कार्सिनोमा होता है जो उपकला ऊतक, त्वचा, मांसपेशी में, त्वचा में, आंतरिक अंग में, ब्रेस्ट में, सार्कोम ये सभी में कार्सिनोमा होता है। वहीं बात सार्कोमा की जाए तो ये 2 सेकंड अधिक सर्वाधिक कैंसर होता है। इसमें संयोजी ऊतक जैसे ब्लड कैंसर ये शामिल है सार्कोमा में, ठीक है? जहाँ होता है उसी नाम से जाना जाता है। जैसे लिम्फोमा, यह लिम्फ नोड को प्रभावित करता है। स्प्लीन, टॉन्सिल, थाइमस इत्यादि सभी को प्रभावित करता है। कोशिकाओं का अचानक बदलाव होना कार्सिनोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है? मस्टर्ड गैस जैसे लंग कैंसर, मस्टर्ड गैस से लंग कैंसर होता है। निकेल और क्रोमियम यौगिक जो है फेफड़े के कैंसर के लिए कारण बनते हैं। डाइमिथाइल स्टेराइल बिस्टेरॉल जो है ये योनि कैंसर जो कि गर्भ निर्धारक गोली है, ये योनि कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो कि डाइमेथिल स्टेराइल बिस्टेरॉल जो होता है। विनाइल क्लोराइड जो पीवीसी होता है वो लीवर कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। और कैडमियम जो होता है पेंट जो इंडस्ट्री में होता है वो लेड और ब्रेन जो कि कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है? यही बात इसमें किया गया है, ठीक है? बात किया जाए कि मर्सेले मैल्पिघी ने ऊतकों की, अब ऊतक हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अ, मार्सेलो हमारा कोशिका समाप्त हो गया, तो मार्सेले मैल्पिघी ने ऊतकों की खोज की जबकि जेवियर विर्चट ने इसका नामकरण किया। ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी का जनक मैल्पीकी थे और फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी जेवियर विंचेट थे, ठीक है? टाइप ऑफ टिश्यू जो है एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू के बारे में बात किया जाए तो भ्रूणीय विकास के दौरान कुल 3 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म भी कहा जाता है। सभी ऊतकों का विकास इन्हीं अवस्था में होता है। मानव शरीर में कुल 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक उपकला ऊतक जिसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। सेकंड संयोजी ऊतक जिसे कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। थर्ड है पेशीय ऊतक जिसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं और चौथा है तंत्रिका ऊतक जिसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। जो बोन है, ब्लड है, मसल्स है, न्यूरॉन है, ये टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है? टिश्यू किससे बनते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स से। कोशिकाओं का एक निश्चित समूह ऊतक कहलाता है जिसमें कोशिकाओं का निर्माण, बनावट, कार्य समान होता है। स्ट्रक्चर, ओरिजिन, वर्क और फंक्शन सभी समान होते हैं, ठीक है? उपकला ऊतक के बारे में बात की जाए तो यह हमारी बाह्य और आंतरिक संरचना बनाते हैं और पूरे शरीर में फैले हैं। उपकला ऊतक पूरे शरीर में फैले हैं। तो इसका मुख्य कार्य है बाह्य सुरक्षा, अवशोषण और संवेदना प्राप्त करना, श्रवण करना तथा पदार्थों का स्थानांतरण करना। उदाहरण त्वचा जो है, आंतरिक अंग की ऊपरी त्वचा जो है, त्वचा यानी उपकला ऊतक, ठीक है? इसके बाद मानव त्वचा की बात की जाए तो इसके कई सारे लेयर हैं। सबसे पहले लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद डर्मिस होता है। एपिडर्मिस और डर्मिस के बाद जिसे एक डिवीजन होता है दोनों के बीच में, इसे मेलानोसाइट्स कहा जाता है। जो डर्मिस होता है इसमें स्वीट ग्लैंड होते हैं और हेयर का जो रूट होता है वो डर्मिस में होता है। ऊपर में केराटिन प्रोटीन होते हैं एपिडर्मिस में, ठीक है? पोर्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस में होते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबा अंग जो है वो मानव त्वचा ही है और उपकला ऊतकों की सभी विशेषता ये रखता है, ठीक है? पार्ट ऑफ स्किन जो है हमने बात कर लिया है कि ये वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ बनाता है कौन? एपिडर्मिस, ठीक है? मेलोन मेलानोसाइट्स जो सेल हैं एपिडर्मिस से चिपकी होती हैं, जो कि हमने अभी बताया जो सेकंड वाला है, सेकंड और ये मेलानोसाइट्स ये एपिडर्मिस से चिपकी होती हैं जो कि मेलानोनिन रंजक बनाती हैं, जिसके कारण हमारी त्वचा का रंग निर्धारण होता है। मेलानिन अगर ज़्यादा रहेगा तो स्किन ब्लैक होगा, अगर कम रहेगा तो सफ़ेद होगा। सन टैनिंग जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ मेलानिन हो जाता है तो सन टैनिंग होता है, ठीक है? डर्मिस जो है यह त्वचा का जीवित भाग है और एपिडर्मिस जीवित भाग नहीं है। सभी रक्तवाहिका, तंत्रिका ग्रंथि, बाल के रूट सभी यहीं पाए जाते हैं। जानवरों के डर्मिस से चमड़े बनाए जाते हैं और मानव के डर्मिस बहुत पतले हैं इसलिए इससे चमड़े नहीं बनाए जाते हैं। कैरोटीन जो है, कैरोटीन से निर्माण होता है कौन-सा? बाल, नाखून, पंख, हूफ जिसे खुर कहते हैं, पंजे, फर, सींग इत्यादि सभी निर्माण कैरोटीन से ही होते हैं। ध्यान रखिएगा, कैरोटीन एक प्रोटीन है। इसके बाद संयोजी ऊतक की बात करें तो यह 2 या 2 से अधिक ऊतक या अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं।
संयोजी ऊतक, जैसे सेल और इंटर मोलेकुलर स्पेस मैट्रिक्स होते हैं, ये वाला होता है जो 2 अंगों को जोड़ने के लिए काम करता है, ठीक है? इसके बाद मानव शरीर में संयोजी ऊतक की बात की जाए तो ये एरियोलर टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यूज, सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यूज और टेंडन लिगामेंट होता है। एरियोलर बात किया जाए तो सामान्य संयोजी ऊतक कहते हैं। यह त्वचा और मांसपेशी के बीच पाया जाता है। त्वचा जो है और मांसपेशी इसके बीच में जो है एरियोलर टिश्यू होते हैं। एरियोलर टिश्यू, ठीक है? इसे लूज कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। यह खनिज एवं जल का संग्रहण करता है। एडिपोज टिश्यू की बात की जाए तो यह त्वचा और मांसपेशी के बीच की वसा की गोलिकाओं के रूप में उपस्थित रहते हैं। मुख्य तौर पर मांसपेशियों की प्राथमिक परत एडिपोज से होते हैं। मांसपेशी जैसे ये त्वचा हुआ, ये मांसपेशी हुआ, तो ये मांसपेशी की पहली परत जो है एडिपोज का होता है, ठीक है? यह इमरजेंसी भोजन के लिए तथा शरीर के ताप नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वसा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और ऊष्मा का कुचालक भी है। ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जीव जो हैं, ध्रुवीय भालू और पेंगुइन में ज़्यादा एडिपोज ऊतक होते हैं, ठीक है? इंटर इंटरस्टिशियम होता है, यह जो कि द्रव से भरा अंग है, जो कि त्वचा की आंतरिक परत के साथ पूरे शरीर में मौजूद है और यह हमें चोट से, शॉक से बचाता है और शरीर का सबसे बड़ा अंग है। पेशीय ऊतक जो है रेगुलर मसल्स या फिर इरेगुलर मसल्स होते हैं। हमारे शरीर की सभी मांसपेशियाँ जो हैं पेशीय ऊतक से मिलकर बनी हैं तथा पेशीय ऊतक पेक्टिन तथा मायोसिन से बने हैं। मायोसिन प्रोटीन है, पेशीय ऊतक का निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मायोसाइट्स या सार्कोसाइट मांसपेशियों की कोशिका है। मायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ मस्कुलर सेल कहलाते हैं। हमारी मांसपेशियाँ केवल पुल करना जानती हैं, इनके द्वारा पुश एक्शन नहीं होता है। जब मांसपेशियाँ संकुचित होती हैं, तो यह काफ़ी कठोर हो जाती हैं एवं इनका आकार छोटा हो जाता है। कुल मांसपेशियाँ 539 हैं लगभग में, ठीक है? टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू बात की जाए तो एक रेखित पेशी है और एक अरेखित है। रेखित में क्या है, ये जैसे एक रेखा में है वो रेखित पेशी और अरेखित जैसे इरेगुलर है। इसमें एक्टिन और मायोसिन होते हैं नियमित, ठीक है? अस्थियों से जुड़ी होती हैं, रेखित पेशियाँ जो हैं अस्थियों से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें अस्थि मांसपेशी ऊतक भी कहते हैं। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक ऊतक भी कहते हैं। ऐच्छिक जैसे गर्दन, हाथ, पैर इत्यादि की मांसपेशियाँ ये अत्यंत मजबूत होती हैं। जो ऐच्छिक हैं वो मजबूत भी हैं, इनमें थकान महसूस होती है और यह अधिक बल प्रदान करती हैं। इनका कार्य जो है समय निश्चित है। और रेखित पेशी की बात की जाए, इसमें एक्टिन और मायोसिन जो है अनियंत्रित हैं। यह अस्थि से जुड़ी नहीं होती हैं और बहुत ही मुलायम और चिकनी होती हैं, इस कारण इन्हें चिकनी पेशी ऊतक कहते हैं। ये अनैच्छिक होते हैं, इसलिए ये थकते भी नहीं हैं। पूरा श्वसन तंत्र, अमाशय, आंत, गर्भाशय, मूत्राशय इत्यादि सभी अनैच्छिक पेशियों से बने होते हैं, जिससे हृदय भी इसमें शामिल है। ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं, क्योंकि ये लचीला और मुलायम होती हैं और ये थकान भी महसूस नहीं करती हैं। यह कम बल प्रदान करती हैं और अनिश्चित कार्य करती हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है यह शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, जो कि इसका मुख्य कार्य शरीर को सीधा करना है। ये हमारे बैक में स्थित होता है। इसके बाद मैसेलर मसल जो होता है, मैसेटर मसल जबड़ा की हड्डी में पाया जाता है। यह शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होता है। स्टेपिडस मसल जो है सबसे छोटी मसल, जो कि कान के मध्य कर्ण में स्थित होती है। कान की हड्डियाँ आवाज़ को आवर्धित भी करती हैं और संशोधित भी करती हैं। स्टर्नम जो है शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी और कूल्हे की पैर को गांठ तक जोड़ती है। हमने जो हड्डी की जो विशेषता है और मुख्य कार्य है वो हमने पढ़ा दिया है, जिसमें कि हमने बताया है कि यह आवाज़ को मधुर भी बनाता है, ठीक है? हृदय पेशी ऊतक संरचना मजबूत होता है और ऐच्छिक संरचना है। कार्य है पूरे जीवन भर कार्यरत और अनैच्छिक संरचना है, ठीक है? एट्रोफी जो है कमजोर और ढीली मांसपेशियां एंट्रोपी कहलाती है। शारीरिक श्रम और कुपोषण होता है, ठीक है? इसके बाद हाइपोट्रोपी होती है। अधिक मात्रा का व्यायाम हमारी मांसपेशियों को बहुत अधिक कठोर बनाती है और यदि ये हाइपरट्रोफी होती है, जैसे मुलायम अगर हो गया तो एट्रोपी कहा जाता है और हाइपरट्रोफी होता है जो बहुत अधिक कठोर हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान पेट की मांसपेशियों का बाहर आना प्राकृतिक हाइपरट्रोफी कहलाता है, जो कि
रिलैक्स प्रदान करता है। हमारी मांसपेशियों में मायोग्लोबिन उपस्थित होता है जो ऑक्सीजन का वहन करता है। अधिक मात्रा का मायोग्लोबिन लाल मांस बनाता है, अधिक मात्रा का मायोग्लोबिन। इसके बाद नर्व टिश्यू की बात की जाए तो नर्व टिश्यू में ये डेंड्रॉन होता है जो बाहर निकला होता है, केंद्रक होता है और एक नील्स होता है, एक्सॉन जो है यहाँ पर जुड़ा रहता है। इसके बाद माइलिन शीथ होता है जो कि शॉक ऑब्जर्वर को बचाता है, और यहाँ पे एक साइनेप्स होता है, एक गैप होता है और एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मैटर होता है जो कि एक दोनों दोनों के बीच में, जो कि सोडियम और पोटेशियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, यह हमारी न्यूरॉन के बारे में बात किया जाए तो यह हमारी तंत्रिका तंत्र की इकाई है तथा न्यूरॉन इसी से बनता है। ठीक है, यह पूरे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है जिसमें डेंड्रॉन, हेक्सॉन आदि पाए जाते हैं। हमारे न्यूरॉन में डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ, यह ध्यान रखिएगा, डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ, ये डेंड्रॉन हो गया, यानी यहाँ से निकलता है और एक्सॉन की तरफ जाता है, ये एक्सॉन होता है। एक्सॉन ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि जो न्यूरॉन में डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ धारा प्रवाह होता है, न्यूरोट्रांसमीटर मैटर होता है जो। इसके बाद कुछ न्यूरोट्रांसमीटर मैटर जो है, सेरोटोनिन है, अच्छे मूड के लिए जिम्मेदार है, सही निद्रा चक्र के लिए जिम्मेदार है और लर्निंग और मेमोरी पावर के लिए सेरोटोनिन जिम्मेदार है। एक डोपामाइन है, सुख और शांति के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए और मोटिवेशन के लिए डोपामाइन। एड्रेनलिन होता है जो कि इमरजेंसी हार्मोन है, हार्ट बीट और बीपी कंट्रोल के लिए। ऑक्सीटोसिन न्यूरोट्रांसमीटर मैटर होता है जो लव हार्मोन कहा जाता है, सेक्सुअल हार्मोन कहा जाता है, लिबिडो जो कि धक धक करने यानी काम भावना इत्यादि के लिए ऑक्सीटोसिन न्यूरोट्रांसमीटर मैटर। बर्थ और मिल्क हार्मोन इसे ही कहा जाता है। माइलिन शीथ एक प्रोटीन का आवरण है जो एक्सॉन को ढकता है। जो एक्सॉन है, यहाँ एक्सॉन जो है इसको ढकने का काम करता है कौन? माइलिन शीथ। ठीक है, इसमें नोड और रेनवियर पॉइंट पाए जाते हैं। सिनेप्स कहीं दो न्यूरॉन के बीच की बिंदु है जहाँ पर गैप पाया जाता है। सिनेप्स पॉइंट से एनटीएम, यहाँ यहाँ जो एनटीएम है ये प्रवाहित होता है डी से ए, यानी डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए कि एसिटिकोलाइन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, शरीर के कार्य पद्धति का नियंत्रण। और ये बात हमने कर लिया है शायद, नहीं। सबसे बड़ी कोशिका जो है एग है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का एग है। पुरुष की सबसे लंबी और बड़ी कोशिका न्यूरॉन है और लॉन्गेस्ट कोशिका इन फीमेल न्यूरॉन है और स्मॉलेस्ट कोशिका इन मेल जो है स्पर्म है और स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल जो है आरबीसी है। विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है और विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। ठीक है, पादप कोशिका की बात की जाए तो पादप कोशिका में अब हम पादप कोशिका की ओर आ गए हैं, बोटनी का छूटा हुआ पार्ट। मेरिस्मेटिक्स यानी विभज्योतक होता है और एक परमानेंट होता है। एपियल जो है, एपिकल होता है शीर्षस्थ, इंटर कैलरी अंतर्वेशी और लेटरल पार्श्वस्थ। सिंपल होता है पैरेनकाइमा मृदुतक, कैलेनकाइमा स्थूल कोण और स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, विभाज्योतक बात करें, मेरिस्मेटिक्स टिश्यू पादप की सबसे प्रमुख ऊतक है। इसमें असीमित और विभाजन की क्षमता है। पेड़ पौधों की लंबाई, तना पत्ती का विकास, फल फूल का विकास इन्हीं के द्वारा होता है, मेरिस्मेटिक सेल टिश्यू के द्वारा। ठीक है, एपिकल टिश्यू जो है हॉरिजॉन्टल विकास, वर्टिकल विकास दोनों के लिए, एपिकल में हॉरिजॉन्टल और इंटर कैलरी में हॉरिजॉन्टल और लेटरल में वर्टिकल, ये दोनों विकास के लिए एपिकल जिम्मेदार है। शीर्षस्थ विभज्योतक एपिकल पेड़ पौधों के शीर्ष जड़ों में इत्यादि सभी में। इंटर कैलरी की बात की जाए अंतर्वेशी, तो इसके कारण पेड़ पौधों की शाखाएं, पत्तियों, फूल, फल का विकास होता है इंटर कैलरी अंतर्वेशी में। लैटरल में बात की जाए तो यह पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास और मोटाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्लोरेनकाइमा जो है, पैरेनकाइमा और क्लोरोफिल, पैरेनकाइमा और क्लोरोफिल को मिलाकर क्लोरेनकाइमा है। ये क्लोरोफिल की, पैरेनकाइमा के साथ साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति क्लोरेनकाइमा कहलाती है। ये किस लिए? तो पत्तियों के मुलायम भाग में पाई जाती हैं। एरेनकाइमा की बात की जाए तो पैरेनकाइमा और एरेनकाइमा होते हैं। सभी जलीय पौधे स्पंजी होते हैं, इसी के कारण जिसमें हवा भरी होती है इसे एरेनकाइमा, जैसे कमल, जलकुंभी इत्यादि सभी। परमानेंट टिश्यू में बात की जाए तो यह विभाज्योतक ऊतक के विभाजन से बनते हैं। विभाज्योतक ऊतक के विभाजन से, जो विभाज्योतक ऊतक हैं उनके विभाजन से बनता है। स्थायी ऊतकों में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, जैसे पैरेनकाइमा जीवित ऊतक है, पेड़ पौधों के मुलायम भागों में मौजूद है जैसे नई पत्तियां
फल भित्ति। पैरेन्काइमा भोजन संग्रह, भोजन निर्माण के लिए जिम्मेदार है। पैरेन्काइमा पौधों में जल संतुलन बनाकर रखता है। इन्हीं कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। कोलेनकाइमा एक होता है स्थूलकोण जीवित ऊतक है, इसे सहायक ऊतक भी कहते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह ऊतक तना को लचीला बनाता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा मृत ऊतक है, मजबूत और कठोर कोशिका भित्ति और यांत्रिक सहारा के लिए जिम्मेदार है। स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन रसायन मौजूद होता है जो बहुत ज्वलनशील है, जो जंगल के आग के लिए जिम्मेदार है। लिग्निन ध्यान रखिएगा, लिग्निन। कॉम्प्लेक्स में बात की जाए जटिल संरचना वाले तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जो है पानी और खनिज नीचे से ऊपर यानी एक दिशीय होता है, ठीक है। अधिकांश मृत कोशिकाएं इसी में होती हैं जाइलम में। जाइलम पैरेन्काइमा जीवित होता है, इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कार्य पद्धति केशिकत्व पर आधारित होता है। फ्लोएम की बात की जाए तो ये दोनों ऊपर एक दिशीय यानी जो बने हुए भोजन है उनको ऊपर नीचे दोनों पहुंचाने का काम करता है और खनिज लवण को भी, ठीक है। अधिकांश भाग जो है यह जीवित कोशिका से निर्माण होता है। फ्लोएम फाइबर मृत भाग है इसका। इसका 2% भाग मृत है जिसको फ्लोएम फाइबर कहते हैं। इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है क्योंकि यह जीवित कोशिका है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वार्षिक वलय कहलाता है, जैसे इसके अनुसार ही पेड़ों की उम्र का पता लगाया जाता है, ठीक है। पानी की कमी हो जाती है इसलिए, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की बात किया जाए समराइज के रूप में कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, कौन किससे बना होता है। जैसे कोशिका भित्ति सेलुलोज जो है, पेड़ प्लस शैवाल में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बने होते हैं। काइटिन जो है कवक से बने होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन जीवाणु से, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन से कोशिका भित्ति होते हैं, बने होते हैं। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली जो है प्रोटीन और फैट से बने होते हैं। सेंट्रोसोम प्रोटीन से बना होता है, सेंट्रोसोम प्रोटीन से। केंद्रिका प्रोटीन डीएनए और आरएनए से। केंद्रक प्रोटीन डीएनए आरएनए फैट से। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन डीएनए आरएनए और फास्फोलिपिड से। मैट्रिक्स डीएनए राइबोसोम ऑक्सीसोम से और राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से, ठीक है। समुद्री तटीय पौधों में वार्षिक वलय स्पष्ट नहीं दिखते हैं, जो कि हमारे ये पहले का भाग है, ठीक है। आज हमारा ये पूरा जो कि सेल एंड टिश्यू चैप्टर समाप्त होता है। तो समग्र रूप से हमने एकत्रित करने का प्रयास किया है। थोड़ा-सा तेज़ कवर करने का प्रयास हुआ है। इसके लिए थोड़ा-सा स्लो करके आप देख सकते हैं। कैसा रहा हमारा प्रयास ये आप अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी सुझाव हो वो भी छाप दीजिएगा, ठीक है। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।